हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे पेरिटोनियल फ्लूइड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अपना जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पेरिटोनियल फ्लूइड एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि जो अपना पेरिटोनियल फ्लूइड है वो पाया कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो अपना जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में पाया जाता है। अभी पेरिटोनियल कैविटी कहाँ होती है, जो अपना अबडोमिनल जो कैविटी होती है, ठीक है, वहीं पर जो है अपनी पेरिटोनियल कैविटी होती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो पेरिटोनियल कैविटी इज ए स्पेस इन द अब्डोमन, अब्डोमन के अंदर लाइंड बाय ए मीजोथेलियम सेल्स। ठीक है, मीजोथेलियम सेल्स कौन सी होगी, अपनी पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। ठीक है, जो पेराइटल सेल और विसरल लेयर होती है उनको अपन मीजोथेलियम सेल्स बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद नॉर्मली जो है इस कैविटी के अंदर कितना होता है फ्लूइड, 30 से 50 ml। ठीक है, 30 to 50 ml के लगभग है जो सीरियस फ्लूइड पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, तो फिर अगर अपन को समझना हो कि जो पेरिटोनियल कैविटी है कहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है, तो अगर आप इमेजिन करो, ठीक है, तो एक रूम है। ठीक है, रूम के अंदर कुछ फर्नीचर वगैरह है जो अपने ने रख रखा है। ठीक है, तो उस जो फर्नीचर उनको तो अपन को क्या मानना है, ऑर्गन्स मानने हैं। ठीक है, और उस रूम की जो अंदर की दीवारें है उनको अपन को क्या मानना है, अब्डोमिनल वॉल मानना है। ठीक है, तो अब्डोमिनल वॉल है उसके ऊपर जो लेयर पाई जाएगी, ठीक है, जो अपन कलर मान ले, ठीक है, जो कलर है उसको अपन क्या मान रहे हैं, अपन पेराइटल लेयर मान रहे हैं। ठीक है, फिर जो ऑर्गन है, जो अपने ऑर्गन है, ठीक है, उनको अपन क्या माने, फर्नीचर मान रहे हैं। ठीक है, तो जो अपने ऑर्गन है जो उनको अपन ने किससे कवर कर रखा है, विसरल लेयर से, या फिर जो फर्नीचर है किसको कवर कर रखा है, कोई स्पेशल कवर या फिर किसी चादर से अपन ने उसे कवर कर रखा है। ठीक है, तो जो अपने ऑर्गन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, विसरल लेयर बोलते हैं। और जो अपनी अब्डोमिनल वॉल है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर बोलते हैं। ठीक है, फिर जो है इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पेराइटल कैविटी बोलते हैं। जो अपनी पेरिटोनियल कैविटी है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो विसरल लेयर हो गई जो आपके ऑर्गन है उनके ऊपर है, और ये जो पेराइटल लेयर है ये आपकी जो अब्डोमिनल वॉल है उसके ऊपर है। ठीक है, और इनके दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, जो पेरिटोनियल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर है जो आपको फ्लूइड पाया जाता है। फिर ये जो फ्लूइड है ये बनता कैसे, ये फ्लूइड बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, द फ्लूइड इज एन एफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा का ही अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। एंड इट एफ फॉर्मेस एंड एंड इट्स फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन, इसका जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो अपना ब्लड है, जो ब्लड है अपने कैपिलरी पे जो प्रेशर लगाता है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फिर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा की वजह से लगता है उसे ऑनकोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो अपनी कैपिलरी परमेबिलिटी, जो आपकी कैपिलरी है, ठीक है, जिससे आपका ब्लड गुजर रहा है उसकी परमेबिलिटी कितनी है, मतलब वो कितना जो फ्लूइड है उसको अलाउ करती है बाहर जाने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने पेरिटोनियल कैविटी देख ली। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये फ्लूइड कैसे बनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा बनता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो लगता है जैसे ये ब्लड वेसल जा रही है यहाँ से। ठीक है, और ये जो आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है, और ये आपकी पेराइटल लेयर है, और इधर विसरल लेयर है। तो इसके पास में पेराइटल लेयर के जो ब्लड वेसल जा रही है उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो इंक्रीज होगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेट है वो आपके पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा, और इससे आपका क्या होगा, पेरिटोनियल फ्लूइड है वो बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन आगे चले तो आपका फ्लूइड तो बन गया। ठीक है, जब यही फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर, ठीक है, एक्सेस अमाउंट के अंदर या फिर कोई किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण है, जो आपकी जो जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर बनने लग जाए तो उसे अपन बोलते हैं असाइटिस। ठीक है, असाइट्स बोलते हैं या फिर असाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और यही जो फ्लूइड है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, असाइटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है, जब जो एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड है वो जमा हो उसे तो अपन बोलते हैं असाइट या फिर असाइटिक कंडीशन। फिर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है उसे अपन बोलते हैं असाइटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने का जो मोस्ट कॉमन कारण है, सबसे ज्यादा कारण है, उसको अपन बोल रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसकी वजह से जो है ये ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, और इसका मोस्ट कॉमन कारण भी ये कैसे कारण है, जैसे कि ये आपका लीवर है। ठीक है, फिर उसके बाद लीवर को पोर्टल वेन से है
जो ब्लड सप्लाई है आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पोर्टल वेन है, इसी के अंदर जो आपकी इंटेस्टाइनल जो वेन होती है वही ड्रेन होती है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, वो भी ड्रेन होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो आपका जो असाइटिक फ्लूइड है या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड है जो नॉर्मली बनता है, ठीक है, वो वेन में ड्रेन होता है, ठीक है। तो इस वेन से आपकी पोर्टल वेन में आएगा, पोर्टल वेन से क्या करेगा, ये जो आपकी लीवर है उसमें जाएगा। अगर लीवर में कोई कंडीशन होगी तो लीवर क्या करेगा, आपका जो है जो लीवर है वो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर जो आपका इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है उसको रिसीव नहीं करेगा। फिर ये रिसीव नहीं करेगा तो पोर्टल जो वेन है उसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो हाइपरटेंशन से क्या होगा कि जो पीछे का जो ब्लड आ रहा है, जो सॉरी फ्लूइड आ रहा है, उसे भी है जो रिसीव नहीं करेगा। तो रिसीव नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली है जो आपका फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट में आपकी पेरिटोनियल कैविटी में है, वो जमा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो असाइटिक फ्लूइड है उसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते इतनी इजीली। वो किस लिए नहीं कर सकते कि जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उस वजह से आप क्या है इसको इजीली है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस पेशेंट के अंदर किडनी डिजीज होती है, ठीक है, उसको डायलिसिस बताया जाता है। तो जो आपकी थर्ड चॉइस होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, वो इसलिए होती है क्योंकि जो पेरिटोनियल कैविटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इस वजह से क्या है, आप उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड है वो डाल सकते हो। 1.5 से 2 लीटर के लगभग है वो एक बार में फ्लूइड डाल सकते हो डायलिसिस के कंडीशन में। पर अपन को क्या देखना है, एसाइटिस कंडीशन में तो जो 500 ml के लगभग फ्लूइड आएगा तो तभी अपन को पता चल पाएगा, क्लिनिकली अपन जो है डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो पेशेंट के है असाइटिक कंडीशन है वो अराइज हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें कि असाइटिस के कॉजेज क्या हैं, तो कॉजेज देखें अपन असाइटिस के, तो अपन 2 फ्लूइड है उनको टारगेट करके चलते हैं, जैसे ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। अगर जो ट्रांसुडेट है उस फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, कॉजेज के अंदर ट्रांसुडेट जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकती है, या तो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हो, ठीक है, और जो ट्रांसुडेट फ्लूइड होता है उसमें प्रोटीन कम पाई जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, सीरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में आपने अभी देखा कि जो लीवर है आपका अनेबल है, ठीक है, अनेबल है जो है जो पीछे का फ्लूइड आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो जो पोर्टल वेन है उसमें हाइपरटेंशन हो जाएगी, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली क्या है कि जो आपके जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड जमा हो जाएगा, ठीक है। फिर कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, तो कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में भी जो है आपका हार्ट है अनेबल रहेगा जो आपका फ्लूइड है उसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक्सुडेट की तरफ। तो जो आपका एक्सुडेट फ्लूइड है वो आपका होता है इन्फेक्शियस कंडीशन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपके कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है या फिर जिस एरिया पे इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उस एरिया की कैपिलरी जो परमेबिलिटी वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है कि जो इन्फेक्शन होता है उस एरिया के अंदर क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह है वो रिलीज होते हैं, हिस्टामिन है वो रिलीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं और उस एरिया में एडिमा हो जाता है, ठीक है। तो परमेबिलिटी बढ़ी तो उससे क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा पास आउट होगा अपनी पेरिटोनियल कैविटी में और वहां पर है जो एक्यूमुलेट हो जाएगा। या फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो आपका ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, जो आपका पेरिटोनियल फ्लूइड का, तो अगर उसमें ऑब्जॉर्प्शन जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका फ्लूइड है बन तो रहा है पर वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो उस वजह से क्या होगा आपका फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब अगर आप देखो कि एक्सुडेट जो फ्लूइड है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो जो बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होती है, ठीक है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो अगर ये जो बैक्टीरिया इसने इन्फेक्शन किया है तो इससे क्या बोलेंगे अपन बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपका एक्सुडेट फ्लूइड है उसका कलेक्शन हो सकता है क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। फिर ट्यूबरकुलोसिस, या ट्यूबरकुलोसिस मतलब आपको जो अबडोमिनल टीबी हुई है, ठीक है, अबडोमिनल टीबी हुई है, जो टीबी है वो आपके बॉडी के कहीं भी हिस्सों में हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी एक तो होती है बिनाइन और एक होती है मेलिग्नेंट। बिनाइन जो ये दोनों कैंसर के टाइप होते हैं, तो बिनाइन जो होती है वो फिक्स होती है, कैप्सुलेटेड होती है, एक कैप्सूल के अंदर ही ग्रोथ होती है। और जो मेलिग्नेंट है ये स्प्रेड हो जाती है जिस एरिया में, जैसे मान लो कि बॉडी के एक हिस्से में जैसे लीवर में हुई, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेलिग्नेंट कैंसर है तो ये टूट के कहीं भी जा सकती है, आपके ये कोलोन में जा सकती है या फिर ये आपके हार्ट में जा सकती है, ठीक है, या आपके ब्रेन में भी जा सकती है, ठीक है, या फिर लंग्स में भी ये जा सकती है। तो
मेलिग्नेंट अपन किसे बोलेंगे, जो कैंसर है वो स्प्रेडिंग होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि कोई कैंसर का जो सेल्स है वो टूटकर आपके लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर या फिर जो अगली कंडीशन आपकी हो सकती है अब्डोमिनल इंजरी। तो अब्डोमिनल इंजरी में क्या होगा कि जैसे आपको कोई इंजरी हुई, तो इंजरी होने से क्या होगा, आपका एक्सुडेट फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट किससे होगा कि आपके जो है इन्फ्लामेशन की कंडीशन अराइज हो गई है, जो आपकी टिश्यू वो इंजर्ड हो गई। इंजर्ड होने से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एडिमा बन जाती है, तो उस वजह से क्या होगा कि आपके जो असाइटिक फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद है पेनक्रियाटाइटिस। जो पेनक्रियाज होती है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके एक्सुडेशन जो एक्सुडेट फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपन को पता चल गया है कि ये जो कारण है इनकी वजह से जो है फ्लूइड है एक्यूमुलेट हुआ, तो अब ये फ्लूइड है अपन को कैसे है जो निकालना है। तो पेरासेंटासिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है। जब भी अपन अब्डोमिनल जो फ्लूइड है रिमूव करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पेरासेंटासिस, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे निकाल लेंगे, यूएसजी गाइड, यू जो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी उसके गाइडेंस से निकाल सकते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो ऐसे भी रिमूव करके आपको सैंपल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि होलो नीडल्स, ठीक है, एक नीडल्स है वो आप इंसर्ट करोगे किसके, अब्डोमिनल वॉल के अंदर। और अब्डोमिन के भी कौन से एरिया में, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, जो आपका लेफ्ट साइड का लोअर क्वाड्रेंट होगा उस एरिया से आपको क्या करना है, जो है 20 से 50 ml के लगभग है जो फ्लूइड आपको है वो रिमूव करना है। और ये जो फ्लूइड निकालना है वो भी एसेप्टिक टेक्निक से निकालना है। ऐसा नहीं कि आपने जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो फॉलो नहीं किए और आपने जो है पेशेंट को एक अदर इन्फेक्शन है या फिर सेकेंडरी जो कोई अदर जो डिजीज है या फिर कोई अदर बैक्टीरिया है वो आपने उसको गिफ्ट में ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। 20 से 50 ml के लगभग है वो फ्लूइड रिमूव करना है, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है वहां से आपको क्या करना है, जो फ्लूइड है वो निकाल लेना है। फिर उसके बाद है कलेक्शन ट्यूब। आप कौन कौन सी ट्यूब है उनके अंदर ये जो है फ्लूइड एक जो कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको अगर सेल स्टडी करनी है, ठीक है, सेल स्टडी या फिर कोई सेल काउंट देखना है, तो ईडीटी और हेपेनाइज जो आपका जो ट्यूब होती है उनका यूज में लोगे आप सेल स्टडी के लिए। फिर स्ट्राइल और माइक्रोबायोलॉजी जो स्ट्राइल ट्यूब है वो माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप यूज में लोगे। जैसे आपको कल्चर करना है या फिर स्टेनिंग करनी है तो आपको स्ट्राइल ट्यूब है वो यूज में लेनी है, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलें, असाइटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। जैसे आपके पास ट्यूब के अंदर फ्लूइड आया है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका अपीयरेंस देखोगे। अगर आपके पास क्लियर स्ट्रो कलर, ठीक है, स्ट्रो कलर का फ्लूइड आया है तो वो जो लीवर जो सिरोसिस ऑफ लीवर है उस कंडीशन के अंदर है, जो आपको क्लियर स्ट्रो कलर का है जो फ्लूइड है वो दिखाई दे सकता है। अगर क्लाउडी आ रहा है तो क्लाउडी के अंदर आपको पस सेल्स वगैरह है वो प्रेजेंट हो सकती है, तो उस वजह से क्या होगा, जो है आपका फ्लूइड है वो क्लाउडी जो क्लाउडी है वो दिखाई दे सकता है, उसका अपीयरेंस है वो क्लाउडी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंडीशन में क्लाउडी आ सकता है, बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो, या फिर आपके जो परफोरेटेड बोवल, जो आपकी बोवल है वो परफोरेटेड है, या फिर पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन है। फिर अगर ब्लडी आ रहा है तो ब्लडी आने की कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो मेलिग्नेंसी हो सकती है या फिर हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है। अगर आपके पेशेंट के हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस है, ठीक है, आपको उसमें क्लासिकल साइन दिखेगा, ग्रे टर्नर साइन से वो दिखाई देगा, आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा ग्रे टर्नर साइन। उसके क्या होगा, ये जो रिब्स है, ठीक है, उस एरिया में क्या है, आपको एक मतलब रेड कलर के से पर्पल से ना धब्बे दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें आप इंश्योर हो जाना कि आपको जो है ब्लडी अपीयरेंस है वो फ्लूइड में दिखाई देने वाला है, हेमोरेजिक पेनक्रेटाइटिस का ये साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद है वो काइलस या फिर मिल्की जो आपको अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस और मेलिग्नेंसी। ट्यूबरकुलोसिस और मेलिग्नेंसी में आपको जो है काइलस और मिल्की कलर है वो फ्लूइड का दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अपन ने अपीयरेंस देख लिया। अब अपन अगर बात करें केमिकल एग्जामिनेशन की, तो केमिकल एग्जामिनेशन में जो प्रोटीन होता है आपका, तो नॉर्मली जो प्रोटीन होता है वो 0.3 टू 4.0 ग्राम पर डेसीलीटर जो नॉर्मल कंडीशन में जो है आपकी प्रोटीन पाई जाती है। अगर टीबी की कंडीशन है तो टीबी की कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी 4 ग्राम से ज्यादा है जो है आपकी प्रोटीन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो भी किसके, टीबी की कंडीशन में। फिर उसके बाद अगर अपन देखें
तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्या वैल्यू रहेगी, तो ग्लूकोज की तो नॉर्मली जो है अपनी वैल्यू है, ग्लूकोज की जो नॉर्मल वैल्यू है वो अपने सीरम के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है। अगर टीबी है तो टीबी और मेलिग्नेंसी की कंडीशन में क्या है, जो ग्लूकोज का कंजप्शन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो है आपका ग्लूकोज का लेवल है वो कम आ जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, टीबी और मेलिग्नेंसी की कंडीशन में। फिर उसके बाद जो एमाइलेज है उसकी बात करें, तो जो एमाइलेज है नॉर्मली तो अपने सीरम जो बॉडी के अकॉर्डिंग ही होता है। फिर उसके बाद अगर पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन है तो उसमें क्या होगा कि आपके एमाइलेज का लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो जो आपका एलडीएच है, ठीक है, अगर ट्रांसुडेट फ्लूइड, ठीक है, ट्रांसुडेट जो फ्लूइड है, लो प्रोटीन वाला फ्लूइड है, वो आपको एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको जो एलडीएच है उसकी वैल्यू है वो कम मिल सकती है, ठीक है। 225 के जो 225 है उससे कम है जो आपको एलडीएच की वैल्यू है वो मिल सकती है, ये इंटरनेशनल पर लीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको जो सॉरी ये जो ट्रांसुडेट के बारे में बात की है अपने, ठीक है, और जो आपका ट्रांसुडेट है वो होता है आपका लो प्रोटीन वाला। फिर उसके बाद एक्सुडेट है, ठीक है, एक्सुडेट के कंडीशन में क्या होगा, आपकी एलडीएच है उसका एलडीएच की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई आपको मिलेगी, ठीक है, वो कितनी बढ़ी हुई मिलेगी, 225 से ज्यादा है आपकी वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलेगी। फिर उसके बाद अगर अपन बिलिरुबिन की बात करें कि जो अपना एसाइटिक फ्लूइड है उसमें बिलिरुबिन अपन को कितना मिल सकता है, तो जो बिलिरुबिन है उसकी अमाउंट कितनी होगी, जो अपने एसाइटिक फ्लूइड और सीरम जो वैल्यू है उसके जो उनको कंपेयर किया जाए, उनका रेशियो देखे तो उनके रेशियो में 1 से ज्यादा है, जो आपको जो है वैल्यू है वो मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है, इन दोनों के रेशियो में। और ये कब हो सकती है, अगर आपको बाइलरी जो आपका बाइलरी ट्रैक है वो परफोरेटेड है, तो उस कंडीशन में जो है इन दोनों का रेशियो 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, मेलिग्नेंसी की जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो आपको क्या है 40 से 65% के लगभग है जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, किसके रिलेटेड, मेलिग्नेंसी के रिलेटेड। जो आपको इंश्योर करता है 40 से जो आपका 65% है वो आपको चांसेस क्या इंडिकेट करेगा कि पेशेंट के आपके मेलिग्नेंट है और उसकी वजह से क्या है असाइटिक जो कंडीशन है वो अराइज हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन सेल काउंट की बात करें, सेल काउंट की बात करें तो उसमें टोटल ल्यूकोसाइट है वो कितनी हो जाएगी, जो अपनी 500 जो ग्रेटर देन 500 पर एमएल से ज्यादा है जो ल्यूकोसाइट है उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, और न्यूट्रोफिल की होगी अपनी वो 250 पर एमएल है जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखो, ठीक है, तो ग्राम स्मीयर पॉजिटिव है, जो ग्राम स्मीयर है वो आपका 25% केसों में ही है वो पॉजिटिव, और वो भी कौन से केस हो सकते हैं, आपके बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है उस कंडीशन में है जो आपके 25% है वो ग्राम स्मीयर है वो पॉजिटिव आ सकता है। फिर अगर आपके टीबी है, ठीक है, अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जेल नील्सन स्टेनिंग है वो 25 से 30% चांसेस है कि वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। बाकी जो बचे 70 उसमें नेगेटिव है जो आपकी जेल नील सेल स्टेनिंग है वो आएगी। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि कल्चर है वो कितना पॉजिटिव आ सकता है, तो कल्चर में क्या होगा उसके दुगने चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, तो 50% चांसेस होंगे कि आप जो टीबी है वो डिटेक्ट कर पाओ। फिर उसके बाद अगर आपको सस्पेक्टेड लगता है कि पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी है जो सैंपल वो है वो कलेक्ट करके फिर उसकी बायोप्सी करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो उस पेशेंट को है पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू।